हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुछ भी। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं अ नाइट ऑफ सैंड किंगडम एपिसोड 6 का। इस वीडियो में हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करेंगे, विच मीन्स कि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आपने अब तक एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाके वो देखो, फिर आके ब्रेक डाउन देखना। सो बिफोर गोइंग इनटू द एपिसोड, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमारे चैनल पे जो वेस्टेरोस हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग हर एक इवेंट को डिटेल में समझते हैं, जानते हैं, उस सीरीज के 2 एपिसोड ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुके हैं। तीसरा एपिसोड जिसमें हम लोग एगॉन कॉन्क्वेस्ट के बारे में जानने वाले हैं, उससे रिलेटेड एक अनाउंसमेंट इस वीडियो के एंड में है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अब हम लोग बढ़ते हैं इस एपिसोड के फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन पे। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखता है कि लायनल बरेथियन और एक मेस्टर खड़े होकर डंक को घूर रहे हैं। बेसिकली ये मेस्टर आया है डंक के वुंड को ठीक करने। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो बेलॉर टारगेरियन थे, प्रिंस बेलॉर टारगेरियन थे, वो मरने से पहले डंक को बोलते हैं कि वो मास्टर योरवेल को भेजेंगे डंक के इलाज के लिए, लेकिन क्योंकि वो मर गए अब ये चीज नहीं हो पाया और इसलिए लायनल अपने हाउस के मेस्टर को लेके आया है डंक के इलाज के लिए। हमें इस एपिसोड में दिखता भी है कि ये जो बंदा था वो हाउस बरैथियन का मेस्टर था और हमें ये भी मालूम चलता है कि ये जो मेस्टर है ये कोई बहुत अच्छा स्किलफुल मेस्टर नहीं है, क्योंकि ये बोलता है कि डंक का जो वुंड है वो उससे ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है लायनल बरैथियन और डंकन के बीच की कॉन्वर्सेशन। लायनल डंक को ये ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम लोग साथ में हंट करेंगे, मजे करेंगे, और लायनल यहाँ तक कि डंक को ट्रेन भी करेगा ताकि आगे वो किसी ऐसे लफड़े में ना फंसे। इस कॉन्वर्सेशन के बीच लायनल डंक से एक इंपॉर्टेंट बात पूछता है कि क्या कभी तुम टार्थ गए हो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि टार्थ है कहाँ, वहां कौन रहता है और वहां का कौन सा कैरेक्टर हमने देखा है आज तक। हमें मालूम है कि टार्थ जो है वो एक छोटा सा आइलैंड है जो कि वेस्टरोस के ईस्ट में मौजूद है। इस आइलैंड का एक कैरेक्टर हमें गेम ऑफ थ्रोन में दिखा था जिसका नाम था ब्रियन ऑफ टार्थ। अब ब्रियन ऑफ टार्थ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है, इनफैक्ट जॉर्ज आर आर मार्टिन ने खुद कंफर्म भी किया है कि ब्रियन ऑफ टार्थ सर डंकन द टॉल की डिसेंडेंट है, विच मींस कभी न कभी ये हमें बताया जाएगा कि कैसे कनेक्टेड हैं सर डंकन द टॉल और ब्रियन ऑफ टार्थ। खैर, हम लोग एपिसोड में आगे बढ़ते हैं तो लायनल हमें बोलते हुए दिखता है कि एक वॉर आने वाला है और वो डंक को ऑफर करता है कि हम दोनों एक साइड आ जाते हैं, एक ही साथ मिलकर लड़ेंगे उस वॉर में। जिस पे डंक ऑब्वियसली ऑफर रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं जिसके साथ भी जाता हूँ उसके लिए सिर्फ बैड लक ही लाता हूँ और मेरे कारण एक प्रिंस मारा गया है, एक टारगेरियन प्रिंस मारा गया है। जिसपे लायनल कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि वो तुम्हारे कारण नहीं मारे गए, वो इसलिए मारे गए क्योंकि वो गलत कर रहे थे। अब वो गलत क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या रेफर करना चाहता है लायन बराथियन, इसके लिए हमें लास्ट एपिसोड में जाना होगा। लास्ट एपिसोड में जब बेलॉर टारगेरियन ने कहते हैं कि मैं सारे किंग्सगार्ड से लड़ लूंगा ट्रायल ऑफ 7 में, क्योंकि किंग्सगार्ड जो है वो मुझ पे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ओथ ले रखा है। इस पे रॉबिन राइसलिंग कहते हैं कि क्या ये ऐसा करना ऑनरेबल होगा, जिसपे बेलॉर टारगेरियन ये जवाब देते हैं कि भगवान को डिसाइड करने दो कि क्या सही है और क्या गलत। लायनल बराथियन इसी चीज को लेके बोल रहा है कि उन्होंने फ्रॉड किया था, उन्होंने ट्रायल बाय 7 में एक फ्रॉड किया था और इसका सजा भगवान ने उन्हें दिया। गॉड नेवर सपोर्ट द फ्रॉड, और इसी की सजा बेलॉर टारगेरियन को मिली, उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। एपिसोड में आगे हमें दिखता है कि बेलॉर टारगेरियन का फ्यूनरल चल रहा है। टारगेरियंस का फ्यूनरल मोस्टली जला के ही होता है, लेकिन क्योंकि अब ड्रैगन्स खत्म हो चुके हैं तो इन्हें नॉर्मली जलाया जा रहा है। लेकिन हम लोग हाउस ऑफ ड्रैगन में देखे थे कि जब वहां ड्रैगन्स अवेलेबल थे तो उन्हें ड्रैगन फायर से जलाया जाता था, लेकिन ऑब्वियसली अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग यह है ये जानना कि फ्यूनरल को किस किस लोगों ने अटेंड किया। फ्यूनरल में ऐसे तो बहुत सारे लोग थे, हम लोग एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले हमें दिखता है मैनफ्रेड डोंडारियन। ये मैनफ्रेड डोंडारियन इस फ्यूनरल में क्यों मौजूद है, ये जानने के लिए आपको जानना होगा कि सर बेलॉर टारगेरियन जो थे, प्रिंस बेलॉर टारगेरियन जो थे, उनकी वाइफ कौन। उनकी वाइफ का नाम था जेना डोंडारियन, विच मीन्स वो हाउस डोंडारियन की थी और इसीलिए बेलॉर के फ्यूनरल में हाउस डोंडारियन का एक रिप्रेजेंटेटिव आया है। उसके अलावा वहां आए हैं वलार टारगेरियन, ऑब्वियसली क्योंकि वो बेटे हैं और अब वलार टारगेरियन इज हेयर टू द थ्रोन। अपने पिता के मरने के बाद अब हेयर टू द थ्रोन बन चुका है वलार टारगेरियन, तो वो तो वहां मौजूद रहेगा ही। वलार टारगेरियन के साथ यहाँ आई है उसकी वाइफ जिसका नाम है कियारा ऑफ टायरोस। उसके अलावा यहाँ दो लड़कियां दिख रही हैं जिनका सिल्वर हेयर है। अब एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता कि ये दो लोग कौन है, लेकिन मैं इनके सिल्वर हेयर होने के कारण ये गेस कर पा रहा हूँ कि ये कोई टारगेरियन होंगे। अब कौन से टारगेरियन हो सकते हैं जो इतने यंग है और उनका सिल्वर हेयर है, तो ये हो सकती हैं प्रिंस मेकार की दो बेटियां,
विच इज डेला एंड रिया। यहाँ पे एक छोटा सा फन फैक्ट, आगे चल के डंकन और प्रिंसेस रियाला का टक्कर चलेगा। फ्यूनरल में दो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो मौजूद थे वो थे ये लोग। अब ये लोग कौन है, इसके ऊपर बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये है किंग डेरॉन। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसपे मैं बता सकता हूं कि ये किंग डेरॉन नहीं है। और मेरा सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर ये किंग डेरॉन है तो इसका मतलब ये अभी अभी किंग्स लैंडिंग से आए हैं, और किंग्स लैंडिंग से एस्फर्ड आने में लगभग 2 हफ्ते लगते हैं हॉर्स से, और यहाँ फ्यूनरल डेथ के नेक्स्ट डे हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एक दिन में वहां से आ जाए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्लू है वो ये है कि अगर ये किंग डेरॉन है तो उनके बगल में खड़ी उनकी वाइफ होनी चाहिए मिराया मार्टल। मिराया मार्टल का हेयर ब्लैक कलर था क्योंकि वो डॉर्निस वुमेन थी, और बेलॉर टारगेरियन ने इसी ब्लैक हेयर को इनहर्ट किया था। लेकिन यहाँ खड़ी लेडी का वो ब्लैक हेयर नहीं नजर आ रहा है, विच मीन्स ये कहीं ना कहीं हिंट करता है कि ये डेरॉन नहीं है। अब सबसे बड़ा हिंट इसी एपिसोड के एंड में छुपा है, जब हमें दिखता है कि जब सारे टारगेरियंस एस्फर्ड से अपने घर जा रहे हैं, तब यही सेम बंदा सबसे पीछे में वॉक करता हुआ निकल रहा है, और बाकी सारे प्रिंसेस जो है वो अपने हॉर्स पे राइड करते हुए बाहर निकल रहे हैं। अब अगर ये किंग हैं तो सबसे पहली बात तो ये सबसे पीछे नहीं होने चाहिए थे। दूसरी बात कि ये वॉक करते हुए क्यों आएंगे, विच मीन्स कि ये कोई और बंदा है जो कि काइंड ऑफ मे बी प्रीस्ट हो सकते हैं, या कोई सेप्टन हो सकते हैं, या कोई और कैरेक्टर हो सकते हैं, बट ये किंग डेरॉन तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे हम लोग अगर आगे बढ़े तो हमें दिखते हैं फ्यूनरल में मेकार टारगेरियन, जो कि ऑब्वियसली वहां रहेंगे, और एगॉन टारगेरियन। इन दोनों के अलावा यहाँ मौजूद हैं 2 किंग्स गार्ड, यानी डोनाल्ड ऑफ डस्केंडेल एंड रोनाल्ड क्रेकहॉल। ये फ्यूनरल खत्म होने के बाद वहां आता है डंक प्रिंस बेलॉर टारगेरियन को अपना आखिरी विदाई देने, और वहां वो मिलता है वलार टारगेरियन से। वलार टारगेरियन इस मोमेंट पे बहुत इमोशनल है, और वो कहता है कि कई सारे बेटे अपने पिता के आर्मर में मरते हैं, लेकिन कितने पिता अपने बेटे के आर्मर में मरते हैं। इससे समझ में आ रहा है कि जो वलार है वो बहुत ज्यादा दुखी है अपने पिता के डेथ से। इनफैक्ट वो कहता भी है कि अगर उसके पिता राजा बनते तो वो एगॉन द कॉन्करर जैसे अच्छे राजा बन पाते, लेकिन अफसोस अब ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे वलार ढंग से एक क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्या है तुम में कि भगवान ने तुम्हें बचाया एक अच्छे राजा के बदले में, जिस चीज का ऑब्वियसली डंक के पास भी कोई जवाब नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डंक वहां से निकलता है और एस्वर्ड विंडो से जा रहा है, और सभी लोग उसको घूर रहे हैं, जैसे कि सभी लोग उसे ब्लेम कर रहे हैं कि बेलॉर टारगेरियन इतने अच्छे प्रिंस का डेथ इसी बंदे की वजह से हुआ है। लेकिन यहीं इसके अपोजिट रेमन फॉसवे आता है और वो डंक को हग करता है। वो बोलता है कि उसकी नजर में डंक ने कुछ गलत नहीं किया है, डंक सिर्फ अपने लिए लड़ा, और जो भी हुआ वो भगवान की मर्जी थी। यहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि स्टेफन फॉसवे ने रेमन फॉसवे को अपने हाउस से निकाल दिया है, एग्जाइल कर दिया है, और उससे सब कुछ छीन लिया है। इसीलिए हमें दिखता है कि जो रेमन फॉसवे है वो एक छोटे से टेंट में रह रहा है, वो इनफैक्ट वो अपने भाई के साथ रह भी नहीं रहा है। यहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि जो रेमन फॉसवे है उसने अपना सिजिल चेंज कर लिया है। उसने अपने सिजिल में ग्रीन एप्पल पेंट किया है, जो कि पहले उसके सिजिल में रेड एप्पल हुआ करता था, क्योंकि वो हाउस फॉसवे का जो सिजिल है वो रेड एप्पल का ही है। अब रेमन फॉसवे ने अपना सिजिल चेंज कर लिया है। स्टोरी में आगे हमें ये भी बताया जाता है कि जो रेमन है वो साइडर हॉल, यानी जो हाउस फॉसवे का हाउस है, हॉल है यानी फोर्ट है, उससे अलग अपना एक अलग फोर्ट बनाएगा रिवर रोड के पास, और उसके हाउस का सिजिल होगा ग्रीन एप्पल। इनफैक्ट हमें यहाँ यह भी मालूम चलता है कि रेमन फॉसवे ने शादी कर लिया है रोआन से, जो कि लेडी रेड थी, जो हमें एपिसोड 1 से दिख रही थी मैनफ्रेड डोंडारियन के साथ। इंटरेस्टिंग बात यहाँ यह है कि हमें बताया जाता है कि लेडी रेड प्रेग्नेंट है, और रेमन और लेडी रेड का एक बच्चा होने वाला है। अब अगर ये बच्चा सही में रेमन फॉसवे का है तब तो रेमन खिलाड़ी बंदा निकला, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, प्यार अंधा होता है दोस्तों। ये सारी बातें यहाँ पे चल ही रही थी कि तभी कुछ टारगेरियन गार्ड्स आते हैं और वो कहते हैं कि प्रिंस मेकार ने डंक को अपने पास बुलाया है, और डंक प्रिंस मेकार के पास जाता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस ये था कि प्रिंस मेकार उसी बुक को पढ़ रहा था, उसी सेम पोजीशन में बैठ के पढ़ रहा था जिस तरह बेलॉर टारगेरियन बैठा होता है एपिसोड 4 में। यहाँ पे प्रिंस मेकार हमें बताते हैं कि उसने अपने बड़े बेटे एरियन टारगेरियन को ईस्ट भेजने का फैसला लिया है। सो बेसिकली एरियन टारगेरियन को भेज दिया गया है एग्जाइल पे, ताकि वो कुछ मैनर्स सीखे। अब यहाँ पे एक छोटा सा फन फैक्ट, एरियन टारगेरियन आगे चल के सेकंड सन्स को ज्वाइन करेगा। सेकंड सन वही टीम है जिसको डारियो नहारेस लीड करता था गेम ऑफ थ्रोन्स में। इसी टीम को लीड करेगा, कुछ समय के लिए सर्व करेगा हमारा एरियन टारगेरियन, जिसके बाद वो वेस्टरोस लौटेगा थर्ड ब्लैक फायर रिबेलियन में
अपने हाउस टारगेरियन को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि टोटल हिस्ट्री में 5 ब्लैकफायर रेबेलियन हुए थे और सारे ब्लैकफायर रेबेलियन के बारे में हमारा जो वेस्ट्रोस हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि वो सीरीज कंटिन्यू रहे तो आप इस वीडियो को या फिर इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करो, लाइक करके, कमेंट करके, हाइप करके, जैसे कर सकते हो करो। आगे हम लोग बढ़ते हैं एपिसोड में, तो हम लोग देखते हैं कि जो मेका टारगेरियन है उसने डंक को क्यों बुलाया है। मेका टारगेरियन डंक को ये बताता है कि कैसे वो बहुत गिल्ट में है कि उसके कारण उसका भाई मारा गया। इनफैक्ट वो ये भी बोलता है कि जो लोग हैं वो ये कहेंगे, बातें बनाई जाएंगी कि इसने अपने भाई को जानबूझ के मार दिया, लेकिन जो भगवान है वो जानते हैं कि ऐसा सही नहीं था। स्टिल उन्हें ये बातें जो लोग बनाएंगे वो हमेशा अपने अपने मृत्यु तक सुनते रहना होगा। मेका टारगेरियन यहीं पे नहीं रुकता, वो डंक को भी कहता है कि इस चीज का जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूं, ये सारी बातें तुम्हें भी सुननी होंगी, क्योंकि जो हमारे राजा हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, वो जल्द मर जाएंगे। आगे चल के इस रेल में जब भी कोई वॉर होगा, जब भी फसल खराब होगी, जब भी लोग भूख से मरेंगे, तो वो यही कहेंगे कि अगर बेलॉर टारगेरियन होता तो ऐसा नहीं हो पाता, और इस सब का जिम्मेदार, बेलॉर टारगेरियन के मरने का जिम्मेदार डंक को ठहराया जाएगा। जिस पे डंक ये जवाब देता है कि सर आर्लन हमेशा ये कहा करते थे कि कल क्या लाएगा ये हमें नहीं मालूम। आई वंडर वॉट द मरो विल ब्रिंग। आगे डंक ये बोलता है कि भगवान ने मेरे हाथ और पैर बचा लिए, लेकिन बदले में हमसे ले लिया एक अच्छा राजा। क्या पता कब वो दिन आएगा जब रेल्म को मेरे हाथ पैरों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी एक अच्छे प्रिंस से। यहाँ पे इस पूरे कॉन्वर्सेशन से हमें ये समझ में आता है कि जो डंक है और जो मेकार है ये दोनों ही अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं बेलौर के डेथ का। इतना अच्छा प्रिंस जो वेस्ट्रॉस ने खोया है उसका जिम्मेदार ये दोनों अपने आप को मानते हैं। मीनवाइल अब हम लोग एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम चलता है कि मेकार ने क्यों बुलाया है एक्चुअली में डंक को। मेकार डंक को ऑफर करता है कि तुम हमारे साथ समर हॉल चलो, वहां तुम एगॉन को ट्रेन करना, यानी एगॉन तुम्हारा स्क्वायर रहेगा, तुम उसे ट्रेन करना, और जो हाउस टारगेरियन का मेन एट आर्म है जो कि टारगेरियन प्रिंस को ट्रेन करता है, वो डंक को भी फुल्ली ट्रेन कर देगा। लेकिन ऑब्वियसली इस ऑफर को डंक नहीं अपनाता, क्योंकि उसने पहले भी एपिसोड में कहा है कि वो जहां भी जाता है वो बस बैड लक लाएगा, और वो नहीं चाहता कि उसके कारण एगॉन के लाइफ में कोई बैड लक आए, और इसीलिए वो इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। बुक्स में इस पॉइंट के बाद प्रिंस मेकार और डंक आपस में दोबारा कभी मिलते नहीं है, ना कोई उनमें बात होती है। बुक्स में इसे रेफर किया गया है कि ये लास्ट मीटिंग थी। फाइनली मेकार टर्न एंड वॉक अवे, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड। लेकिन एपिसोड में हम लोग जानते हैं कि आगे भी इन दोनों में मीटिंग्स होंगी अभी। मीनवाइल डंक जब यहाँ से निकलता है तो वो देखता है एग को, और वो एग को बताता है कि उसने उसके पिता का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, और एग इस बात से कहीं ना कहीं नाराज हो जाता है। वो ये भी बोलता है कि यू आर नॉट द नाइट आई थिंक यू वर, जिसको सुनने के बाद डंक एक फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें सर आर्लन ऑफ पेनिट्री दिखते हैं। यहाँ पे वो एक स्टोरी सुना रहे हैं कि क्यों जिस जगह वो रहते हैं उसे पेनिट्री कहा जाता है। सर आर्लन रिवर रन के नॉर्थ में एक छोटे से गांव में है। उस गांव का नाम ही पेनिट्री है क्योंकि वहां एक ओक ट्री है। उस ओक ट्री पे ये परंपरा है कि उस गांव के जितने भी मेल्स हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, जब वो किसी वॉर पे जाते हैं तो वो एक सिक्का, पेनी यानी सिक्का यानी पेनी, उस ओक ट्री पे चिपका देते हैं, और जब वो जिंदा सही सलामत वापस लौटते हैं अपने गांव में तब उस सिक्के को निकाल लेते हैं। सर आर्लन ये बताते हैं कि इतने सिक्के उस पे चिपके हुए हैं और इतने लोग नहीं लौटे हैं कि अब वो पेड़ पे जगह नहीं है नया सिक्का चिपकाने का। इस ट्री का किस्सा इतना फेमस है कि इस गांव का नाम ही पेनी ट्री रख दिया गया है, और सर आर्लन वहीं से थे। इनफैक्ट एपिसोड में आगे हमें यह दिखता है कि डंक भी जब एसफर्ड से निकलने वाला होता है तो वो अपना एक पेनी उस एल्म ट्री पे जाके चिपका देता है जिसपे वो इतने दिन रुका था। एल्म ट्री के नीचे वो रुका था और उसी पेड़ पे वो चिपका देता है, ये डिनोट करते हुए कि अगर सब कुछ सही रहा तो वो वापस एसफर्ड आएगा उस सिक्के को निकालने के लिए। चलिए चलिए अब हम लोग एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। हम लोग को दिखता है कि हम्फ्री बीसबेरी का फ्यूनरल चल रहा है, और इनका जो फ्यूनरल है वो बहुत अलग तरीके से हो रहा है। ये इनका जो कॉफिन है वो एक्चुअली बी हाइव से बना हुआ है, क्योंकि ये हाउस बीसबेरी के थे। इस फ्यूनरल में इंपॉर्टेंट है ये दो कैरेक्टर, यानी ये दो किंग्स गार्ड के सोल्जर्स। बुक्स में ऐसा बताया जाता है कि डोनाल्ड ऑफ डस्केंडेल के अटैक के कारण ही हम्फ्री बीसबेरी ट्रायल ऑफ सेवन में मारे गए थे। इसलिए यहाँ पे ये दोनों किंग्स गार्ड का आना और अपना रिगार्ड्स पे करना दिखाता है कि कैसे चाहे कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, वेस्ट्रोस में अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता है। इस पूरे फ्यूनरल वाले सीन में एक और बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत बढ़िया डिटेल था, जहां पे हमें कुछ बच्चे, कुछ नोबल किड्स दिखते हैं
खेलते हुए और वो ये बोलते हैं कि डू यू यील्ड ड्रैगन होर। ये वही डायलॉग है जो एरियन टारगेरियन को यील्ड कराने के लिए सर डंकन ने बोला था लास्ट एपिसोड में। विच मीन्स कि आप ये समझो कि ये जो ट्रायल ऑफ 7 हुआ ये कितना इम्पैक्टफुल था वहां के लोगों के लिए कि इतनी जल्दी स्टोरीज फैल गई और इनफैक्ट बच्चे भी रोल प्लेइंग गेम खेल रहे हैं इस ट्रायल बाय 7 के ऊपर। खैर आगे हमें दिखता है कि डंक और रेमन फॉसेवे यहाँ बैठे हुए हैं और तभी वहां आता है डेरॉन टारगेरियन। अब डंक डेरॉन टारगेरियन को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि फर्स्ट हैंड सब कुछ इसी के कारण हो रहा है। ये अगर एग को अकेला नहीं छोड़ता तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। दूसरी बात, इसने झूठ बोला कि डंक ने एग को किडनैप किया है जिसके कारण ये पूरा ट्रायल बाय 7 वैगन हुआ। तो ये सब कुछ नहीं होता अगर डेरॉन सब कुछ सही कर रहा होता शुरू से। स्टिल वो यहाँ आया है और इसीलिए डंक को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पास जाता है, बोलता है तुम्हें शर्म नहीं है यहाँ आने में। डेरॉन बोलता है कि वो यहाँ आया है अपने छोटे भाई एगॉन के लिए। वो कहता है कि हम सबको जैसी लाइफ मिली है, जैसा इन्वायरमेंट मिला है, हम सब बिगड़ ही जाएंगे, हम सब बूढ़े हो जाएंगे, सारे टारगेरियंस बच्चे बूढ़े ही हो जाएंगे। लेकिन अगर डंक एगॉन को अपने साथ ले जाता है तो मे बी वो एक अच्छा टारगेरियन बन पाएगा। डेरॉन यहाँ पे ये भी बोलता है कि जो एरियन टारगेरियन था वो भी पहले बुरा नहीं था, वो बचपन में एक अच्छा बच्चा था, लेकिन समय के साथ वो भी बुरा हो गया और डेरॉन को डर है कि कहीं ना कहीं एग के साथ ऐसा ना हो जाए। और हम लोग ये जानते हैं कि एपिसोड में आगे इसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर जो डंक है वो वापस से मेकॉर के पास जाता है परमिशन लेने के लिए कि क्या वो डंक एग को अपने साथ ले जा सकता है। खैर वहां तक जाने से पहले हमें अगले सीन में दिखता है कि जो अपना एग है वो अपने रूम में बैठा हुआ है और उसे दिखता है कि उसके जो हेयर्स हैं, सिल्वर हेयर्स, वो वापस से ग्रो कर रहे हैं। अब एग जो है वो अपने सिल्वर हेयर, अपने टारगेरियन आइडेंटिटी से नफरत करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है अपने भाई जैसा बनना, अपने टारगेरियन जैसा बनना, क्योंकि उसने अब तक देखा है कि जितने भी टारगेरियंस होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। और इसके बाद जो चीज होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि एग एक छोटा सा नाइफ लेके अपने भाई एरियन को मारने चला जाता है। अब ये चीज बुक्स में बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल अलग से शोज के लिए ऐड किया गया है। हमने सीजन में पहले भी देखा है कि एग कैसे चाह रहा था कि कुछ भी करके उसका भाई मारा जाए। पहले तो उस जोस्टिंग टूर्नामेंट के दौरान वो बोलता है किल हिम, फिर वो ट्रायल बाय 7 में ये चाह रहा था कि एरियन मर जाए, बट एरियन मरा नहीं। इसलिए अब उसने ये काम खुद करने का सोचा और वो एरियन को मारने यहाँ आया है। लेकिन थैंकफुली वहां मौजूद था मेकार जो कि उसे रोक लेता है। और यहाँ पे जो सीन दिखाया गया है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था क्योंकि मेकार सिर्फ एग के कंधों पे हाथ रखता है और वो कुछ नहीं बोलता। एग रोने लगता है अपना सर अपने पिता पे रख के और मेकार भी एग को डांटता नहीं है बल्कि वो बस शांति से बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि इस सब में एग की कोई गलती नहीं है, ये गलती है उसके खराब पेरेंटिंग की। ये सीन अभी चल ही रहा था कि एक गार्ड आता है, वो बताता है कि सर डंक आपसे मिलने आए हैं। सर डंकन आया था मेकार से मिलने और इससे पहले कि वो मेकार से मिलता वहां उससे मिलने आ जाती है ग्विन एशफोर्ड। ग्विन एशफोर्ड के ही 13th बर्थडे पे ये पूरा टूर्नामेंट रखा गया था जो कि पूरी तरह बर्बाद हो गया इस पूरे कांड के कारण। लेकिन वो ऐसा कहती है कि वो डंक से नाराज नहीं है इस चीज को बर्बाद करने के लिए। इनफैक्ट वो डंक से ये भी कहती है कि वो खुश है कि डंक अपने लिए लड़ा, ये जानते हुए कि उसके अपोनेंट में टारगेरियंस है, सबसे पावरफुल हाउस है, स्टिल वो एक हेज नाइट होते हुए अपने लिए खड़ा रहा। इतना कहने के बाद ग्विन वहां से चली जाती है और हमें दिखता है कि जो डंक है वो मेकार से मिलने जाता है। मेकार से मिलके डंक ये कहता है कि वो एग को अपने साथ ले जाना चाहता है अपना स्क्वायर बना के, लेकिन समर हॉल में नहीं बल्कि वो एक हेजनाइट के तौर पे वेस्ट्रोस में घूमेगा और उसके साथ होगा उसका स्क्वायर एग। जिस पे मेकार बोलता है कि अगर वो हेजनाइट के तौर पे तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा स्क्वायर बन के रहेगा, तो उसे ना रहने का सही जगह मिलेगा, उसको जहां जगह मिले वहां सोना मिलेगा, जो खाने को मिले वो खाना पड़ेगा। तो ये एक प्रिंसली लाइफ नहीं है। और वो ये कहता है कि एटलीस्ट जो उसका बेटा है वो प्रिंस का लाइफ तो डिजर्व करता है क्योंकि वो उसका आखिरी बेटा है, वो उसकी आखिरी उम्मीद है। यहाँ पे मेकार डंक से कहता है कि जो एगॉन है वो उसका लास्ट सन है। यहाँ पे लास्ट सन लिटरल मीनिंग भी है कि वो एगॉन उसका सबसे छोटा बेटा है और यहाँ पे एक दूसरा मीनिंग भी है कि जो मेकार के बाकी के 3 बेटे हैं, यानी डेरॉन, एरियन और एमॉन। तो डेरॉन तो ड्रंकन, हमेशा उसको सिर्फ नशे में रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है बाकी के चीजों से। जो एरियन है वो घमंड में और बाकी चीजों में ही रहता है, वो उसको भी अच्छा संस्कार नहीं दे पाया। और जो तीसरा बेटा है एमॉन, एमॉन शुरू से ही वो पढ़ाई वढ़ाई और सिटाडेल में चला, यहाँ तक कि वो मेस्टर बन गया है, वो सब कुछ छोड़ दिया है, अपने हाउस को छोड़ दिया है और वो सिटाडेल में मेस्टर बनने चला गया है। मेकार का एक भी बेटा ऐसा नहीं है जो सही रास्ते पे हो। इसीलिए मेकार ये कहता है कि एगॉन उसकी आखिरी उम्मीद है, वो उसका आखिरी बेटा है जिसको वो
सुधार सकता है या उसको कुछ सही कर सकता है, और इसीलिए वो उसको एटलीस्ट एक प्रिंसली लाइफ देना चाहता है। जिस पे डंक बोलता है कि प्रिंसली लाइफ तो आपने अपने बाकी 3 बेटे को भी दिया था, वो लोग क्या अच्छा कर लिए। इतना सुनने के बाद मेकार वहां से चला जाता है बिना कुछ बोले, और हमें पता चलता है कि डंक भी अकेले ही एसफर्ड से निकलने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इससे पहले कि डंक एसफर्ड से निकलता, वहां पे आता है रेमन फॉसवे, उसका घोड़ा लेके, वो घोड़ा जो डंक ने सेकंड एपिसोड में अपना आर्मर खरीदने के लिए बेच दिया था। रेमन फॉसवे ने उस घोड़े को खरीद लिया है और अब वो डंक को देने आया है। आई एम वेरी सीरियस, ये बंदा, ये रेमन फॉसवे गेम ऑफ थ्रोन में जितने भी कैरेक्टर हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है मेरा। कितनी बार इसने हम ऑडियंस का दिल जीता है। खैर, डंक स्वीट फूड को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और वो कहता है कि रेमन इसको अपने पास रखे क्योंकि वो इसका अच्छे से ध्यान रख पाएगा। ये सारा कॉन्वर्सेशन खत्म ही होता है कि वहां आ जाता है एग अपने स्क्वायर वाले ड्रेस में। अब वो अपने टारगेरियन कपड़े में नहीं है, वो अपने एक नॉर्मल से स्क्वायर वाले ड्रेस में है, और वो ये कहता है कि प्रिंस मेकार ने उसे परमिशन दे दी है डंक के साथ जाने का। इसके बाद ये सुनते ही डंक बोलता है कि तुम मुझे सर बोलो। यहाँ पे ये बताना चाहता है डंक कि जो लाइफ है स्क्वायर की, एग की, वो आसान नहीं होने वाली है। उसे बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को झेलना पड़ेगा, और यही सब के कारण आगे चल के जब वो राजा बनता है तो बहुत दयालु राजा बनता है, क्योंकि वो लोगों के पर्सपेक्टिव से, आम लोगों के पर्सपेक्टिव से अपना आधा जीवन जिया। आगे हम लोग देखते हैं कि डंक और एग दोनों साथ में जा रहे होते हैं और वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो कहाँ जाएं, तो जिसपे डंक बोलता है कि हमारे पास 7 किंगडम्स में कहीं भी जा सकते हैं, और एग उसको करेक्ट करता है कि देयर आर 9 किंगडम्स। यस, हम लोग आज तक जब भी आए यहाँ पे 7 राज्य, 7 किंगडम ही सुनते हुए आए हैं, लेकिन एक्चुअली में जो वेस्टरोस है उसमें 9 किंगडम्स हैं। तो हुआ क्या कि जब एगोन ने जीतने आया, जब एगोन कॉन्क्वेस्ट होने वाला था, एगोन कॉन्क्वेस्ट से जस्ट पहले देयर वर ओनली 7 किंगडम्स। जो आयरन आइलैंड्स था और जो रिवरलैंड था, वो दोनों एक ही किंगडम में आता था। ठीक है, तो एगोन जब उसको जीतता है तो आयरन आइलैंड को अलग कर देता है, जिसे ग्रेजॉयस बाद में राज करते हैं, जो और जो रिवरलैंड होता है उसको टलीज राज करते हैं। तो यहाँ पे एक अलग बन गया, टोटल हो गए 8। और जो 9वां किंगडम है वो है किंग्सलैंड। किंग्सलैंड एगोन के आने से पहले नहीं था, वहां दूसरे राज्य थे। किंग्सलैंड की जरूरत ही नहीं थी कि एक ही जगह का राजा रहेगा, वहां तो थी नहीं, सबका अलग अलग राजा था। किंग्स लैंडिंग बनाया गया कि एक वहां जो मेन राजा है वो रहेगा, वो सब पे राज करेगा। तो किंग्स लैंड इज द 9th रेल्म। लेकिन बोलचाल की भाषा में 7 किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एगोन ने कॉन्क्वेस्ट किया तो उसने 7 राज्यों को मिलाया था। उस समय तो 7 ही राज्य मौजूद थे, उसने इन 7 को मिला दिया, एंड दैट्स वाई कहा जाता है कि 7 किंगडम ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन टेक्निकली है 9 किंगडम। इसीलिए इस एपिसोड के एंड में जो आउटरो क्रेडिट आता है उसमें लिखा होता है नाइट ऑफ 9 किंगडम्स। खैर, एपिसोड यहाँ पे एंड नहीं होता है। हमें पता चलता है कि डंक और एग जो है वो अब डॉन की ओर जाएंगे, और हम ये आपको बता दें कि जो अपनी टेंसिल थी, जो पपेटियर थी, उसको भी आखिरी बार डॉन की ओर जाते हुए ही देखा गया था, ऐसा स्टिलीपेट ने बताया था। तो अब डंक डॉन की ओर जा रहा है। इसके बाद डंक और एग हमें अपने जर्नी में आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत सुंदर सा सीन आता है जिसमें हमें दिखता है कि सर आलन ऑफ पेनेट्री इनके साथ जा रहे होते हैं, फिर वो अपना मुड़ जाते हैं और खेतों में निकल जाते हैं, विच सिंबलाइज कि अब उनका जर्नी खत्म हो चुका है, अब वो पीस की ओर जा रहे हैं। लेकिन जर्नी खत्म नहीं हुआ है डंक का और उसके स्क्वायर एग का, और वो आगे रास्ते पे चले जा रहे हैं। ये उनका जो रास्ता है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। इसके बाद हमें एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखता है जिसमें हमें दिखता है कि जो सारे टारगेरियंस हैं वो एस्फर्ड से निकल के अपने घर जा रहे हैं, और मेकार ढूंढ रहा है एग को, और वो कहता है कि वेयर द फक द एग इज, विच मीन्स कि जो एग है उसने फिर से झूठ बोला है डंक के साथ। उसे कोई परमिशन नहीं मिला था अपने पिता से, और वो झूठ बोल के वापस उसका स्क्वायर बन के गया है। ये बंदा फिर से डंक को फंसवाएगा। खैर, यहाँ पे हमारा पहला सीजन खत्म हो गया। जो नाइट ऑफ सैंड किंगडम का सीजन 1 है वो अब खत्म हो चुका है। पर्सनली मुझे तो ये सीजन बहुत अच्छा लगा। इनमें इसके इनफैक्ट कुछ एपिसोड्स तो इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, और ऑडियंस का भी इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसीलिए जो सेकंड सीजन है उसकी फिल्मिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। जो सेकंड सीजन नाइट ऑफ सैंड किंगडम का होगा वो बेस्ड होगा सेकंड नोवेला पे जिसका नाम था द स्वॉर्न स्वॉर्ड। इसमें हमें डंक और एक साउथ में दिखेंगे जब वो 2 डिफरेंट राइवल हाउसेस को के बीच में सुलह करवाएंगे, उनके बीच की लड़ाई को खत्म करवाएंगे। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। उसके भी हर एपिसोड का ब्रेकडाउन हमारे चैनल पे इसी तरह आएगा जैसे इसका आया। और इसके अलावा इस यूनिवर्स पे आने वाले दूसरे शोज जैसे हाउस ऑफ ड्रैगन,
उसका भी हर एपिसोड का ब्रेकडाउन इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। मीनवाइल ये वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो अनाउंसमेंट है वो मैं आपको बता दूं। जो वेस्टेरोस हिस्ट्री का सीरीज हमारे चैनल पे चल रहा है, जिसके 2 एपिसोड आ चुके हैं, जिसमें हम लोग हर एक इवेंट को डिटेल में सुनते हैं, समझते हैं, उसका 3rd एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है। सो अनाउंसमेंट इज दैट कि ये जो एपिसोड्स होते हैं वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद 2 दिन लगता है इसे एडिट होने में और वो फिर आपके पास आता है। हम लोग इसे रिकॉर्ड करते हैं डिस्कशन फॉर्म में, इसलिए जो रिकॉर्डिंग होती है लगभग 40-45 मिनट की होती है। पूरा इसमें हर चीज हम लोग डिटेल में बात करते हैं। इसके बाद ये एडिट होता है, इसमें बहुत सारी चीजें निकाल दी जाती हैं और 25-30 मिनट का एपिसोड आपके पास रिलीज होता है। तो लगभग 15-20 मिनट का कंटेंट हम लोग काट देते हैं। अब इसके कारण 2 इशू होता है। सबसे पहला इशू कि जो जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रहा है उसके 2-3 दिन बाद आ रहा है वीडियो यूट्यूब पे, जिसके कारण जो टाइम गैप है वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है। दूसरी बात कि बहुत सारे चीज़ें जो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, इसको हटा सकते हैं या फिर ये बहुत स्पॉइलर है, वो हट जाता है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि मुझे वो अनएडिटेड रॉ फुटेज देखना है, तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं मेंबर ओनली लाइव पे। तो अगर आपको वो अनएडिटेड पूरा रॉ फुटेज देखना है 40-45 मिनट का, यानी 15 से 20 मिनट का एक्स्ट्रा फुटेज देखना है, तो उस पे हम लोग मेंबर्स ओनली लाइव करेंगे और ये सारे वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड करेंगे। और जो पहला वीडियो होगा वो होगा कल यानी ट्यूसडे को, जिसमें हम लोग एगॉन कॉन्क्वेस्ट एपिसोड 3 जो है वो हम लोग शूट करेंगे, जिसमें हम लोग एगॉन कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। तो अगर आपको वो पूरा रॉ फुटेज देखना है तो आप मेंबरशिप ले लो, और अगर आप नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं, थर्सडे तक ये वीडियो एडिट होके चैनल पे आ जाएगा जैसे नॉर्मली आता है, तो आप वहां भी देख सकते हो। मीनवाइल हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो कमेंट करना, बहुत ज्यादा ही अच्छा लग गया तो आप सुपर थैंक्स कर सकते हो या आप वीडियो को हाइप कर सकते हो। आप अगर सुपर थैंक्स करोगे तो उससे जो हमें पैसे मिलेंगे वो हम लोग इस चैनल पे आने वाले वीडियोज के क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं वेस्टेरोस हिस्ट्री के 3rd एपिसोड, जिसमें हम लोग एगॉन कॉन्क्वेस्ट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।